हाय फ्रेंड, वेलकम टू आफीज़ा क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 9 का चैप्टर 5 सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ओके, आज जो हम लोग देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसका ब्यूटी है, सबसे पहले क्वेश्चन से ही मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे? देखिए, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। ही ऑब्जर्व सेल इन क्वार्क स्लाइस। उन्होंने क्वार्क स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व किया था विथ हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं सेल जो है उस वर्ड का क्या मतलब है। सेल इज अ लैटिन वर्ड है ना फॉर लिटिल रूम। सेल जो होता है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा रूम। लिटिल रूम, छोटा रूम। ओके, अब आते हैं क्वार्क क्या है। क्वार्क इज ए सबस्टांस विच कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। क्वार्क जो है एक सबस्टांस है जो ट्री के छाल से हम लोग को मिलता है। ओके, अब आते हैं एक वर्ड है जिसका यूज हम लोग अभी आगे करेंगे, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब होता है स्किन। एपिडर्मिस मतलब क्या होता है? स्किन, है ना। और इसके देखिए एपिडर्मोलॉजिस्ट जो हम लोग कहते हैं, डर्मोलॉजिस्ट का जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। डर्मोलॉजिस्ट हम लोग अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग उसमें जाके दिखाते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट दिया है बुक में। मैं उस एक्सपेरिमेंट को सेम उसी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अब याद रखना है सिर्फ डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, अब बहुत से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये सब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। और दूसरी बात है कि अगर आप चाहेंगे एकदम 5 मिनट 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए तो उससे आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, आप सब चीज अच्छे से पढ़िए ताकि आपको एक वीडियो में ही सारी जानकारी मिल जाए। देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ ओनियन पील, यानी ओनियन पील पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस बुक में दिया गया, उसी को दिखाया। या और दूसरा है शो ए प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द सेल, यानी एक सेल को दिखाने के लिए कोई प्रोसेस आप दिखाइए। ठीक है, हम लोग के बुक में ओनियन पील पे ये किया गया था। सबसे पहले हम लोग ओनियन पील पे ही तो सेल दिखा रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 में लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम द ओनियन बल्ब। हम लोग क्या करते हैं, ओनियन का एक स्मॉल पीस ले लेते हैं, उसका बल्ब का स्मॉल पीस ले लेते हैं। वी कैन पील ऑफ, अब उसको क्या करते हैं, पील ऑफ कर देते हैं। द स्किन कॉल एपिडर्मिस, उसके स्किन को पील ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द कॉनकेव साइड, उसका जो कॉनकेव साइड है उस साइड से, यानी इनर लेयर से उसके पील को हम लोग पील ऑफ कर देते हैं। कहां का? ओनियन का। ओके, स्किन को पील ऑफ कर देते हैं। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली, इस लेयर को हम लोग तुरंत इमीडिएटली इन ए ग्लास, वॉच गिलास पे हम लोग इस लेयर को तुरंत डाल देते हैं, है ना। जिस वॉच गिलास में वाटर कंटेंट रहेगा, ठीक है, उसके स्किन को लेते हैं, ओनियन पिन की स्किन को लेते हैं और वॉच गिलास पर तुरंत डाल देते हैं जहां पे हम लोग का वाटर रहेगा। ये वाटर क्यों है इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, बुक में भी दिया है, जस्ट बुक का ही सब चीज है। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम द गेटिंग फोल्ड और गेटिंग ड्राई। वॉच ग्लास पर रख देते हैं और उसमें हम लोग पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं। वाटर इसलिए डालते हैं ताकि ये पिल को फोल्डेड होने से बचाए, मुड़ने से बचाए और उसको ड्राई होने से बचाए, क्योंकि अगर फोल्डेड या मुड़ गया तो हम लोग उसमें सेल को देखना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेट अस टेक ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पिल। इसमें ग्लास स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, वाटर का ड्रॉप डालते हैं और स्मॉल पीस ऑफ द पिल, है ना, स्मॉल पीस ऑफ द पिल को हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द वॉच ग्लास टू स्लाइड। वॉच ग्लास से स्लाइड की तरफ उसको पिल कर देते हैं। मेक श्योर द पिल इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जो पिल है एकदम फ्लैट हो, स्लाइड पे एकदम फ्लैट हो, ठीक है, मुड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ए थिन कैमल पेंट ब्रश, एक पतला पेंट ब्रश हम लोग लेते हैं। माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल को ट्रांसफर करने के लिए जिससे हम लोग हेल्प लेते हैं वो क्या है, एक पतला कैमल का हेयर का बना हुआ पेंट ब्रश है जिससे हम लोग पिल को वहां से ट्रांसफर करने में आसानी होता है। बी पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरिन सॉल्यूशन का ड्रॉप जो है उस पिल बॉक्स पे हम लोग पुट कर देते हैं। ऑन दिस पिल फ्लोड बाय द कवर स्लिप, जो कवर स्लिप से फ्लोड है उसको, जो कवर स्लिप है उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, सैफरिन सॉल्यूशन हम लोग डाल देते हैं। ओके,
टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स। आपको याद रखना है जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यानी सेल को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जब हम लोग सेफ्री बबल रहते हैं उसमें कोई एयर बबल्स ना है, एयर बबल्स ना है। वेल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, जब हम लोग कवर स्लिप डालते हैं तो उसमें कोई इस तरह का एयर बबल्स ना है तो आसानी से इस तरह से चिपका रहे, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर, है ना। हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लो पावर का माइक्रोस्कोप उपयोग करते हैं, बाद में इसको हाई पावर का माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग उसको देखते हैं। यानी कि जो हम लोगों ने ऑनियन का जो पील का जो उसका ये स्किन लिया था उसको हम लोगों ने स्लाइड पर रख दिया ताकि फोल्ड ना हो, और उसके बाद उसमें पानी रख दिया ताकि ड्राई व्राई ना हो, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है, बहुत सा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है। दिस सिमिलर स्ट्रक्चर यानी जो सिमिलर स्ट्रक्चर जो दिखता है इसी को हम लोग सेल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। यानी सेल क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेल क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि कोई एक्टिविटी दिखाई जिससे आप सेल को देख पा रहे हैं तो आप इसी को दिखाएंगे कि सेल क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर का छोटा छोटा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वही सेल है ना। इस एक्टिविटी से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलता है कि आप ओनियन बॉल किसी भी साइज का लीजिए, है ना, बट हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, उसके अंदर में स्मॉल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ओनियन किसी भी साइज का हो उसके अंदर में स्मॉल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी स्मॉल सिमिलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल। इसी से स्मॉल सिमिलर स्ट्रक्चर का हम लोगों ने नाम रखा है सेल। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन, हु डिस्कवर फ्री लिविंग सेल, किसने सबसे पहले, ये तो सेल को फ्री नहीं हुआ था, अभी सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, मगर फ्री लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, यानी ऐसा सेल जो अकेला जिंदा रह रहा है उसको किसने, तो इसको लुमन हुक ने डिस्कवर किया था। इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, देखिए बार बार माइक्रोस्कोप वर्ड आ रहा है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे माइक्रोस्कोप क्या है ना। इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से लुमन हुक ने 1674 में, है ना, फ्री लिविंग सेल को देखा, डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल, है ना, अकेला जिंदा सेल को डिस्कवर किया था, है ना। और इन्हें कहां डिस्कवर किया था, पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम। और पॉन्ड वाटर में इन्होंने लुमन हुक ने पॉन्ड वाटर में, है ना, लुमन हुक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया, यानी सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, मगर फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था लुमन हुक ने डिस्कवर किया था। अब एक क्वेश्चन आ सकता है जनरल सा 1 नंबर का, यह पूछ सकता है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ओनियन सेल। तो देखिए ओनियन सेल का एक आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, ये सब सेल का इसी तरह देखा, ओनियन सेल का आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है, ठीक है, और ये सब सेल है, ये सब क्या है, सेल है, ये सब क्या है, सेल है, ये सब सेल है, ओनियन डायग्राम, है ना, ओनियन पील का ये स्ट्रक्चर है। अब आ रहा है ड्रॉ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, करेक्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, या उसमें बहुत सा दिएगा पार्ट, उसको नाम पूछेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा, उसका कहेगा कि नाम पूछेगा। इसको बहुत केयरफुली देखना है, बुक में आपने कॉपी में ड्रॉ नहीं करना है, बार बार स्ट्रक्चर देखेंगे आपको समझ में। देखिए इसको हम लोग कहते हैं आई पीस। आई पीस का मतलब होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना आई रखते हैं और अंदर में जो चीज हो रहा दिखता है। ये बॉडी ट्यूब है जिसके थ्रू हम लोग का यहाँ पे बॉडी ट्यूब, जिसके थ्रू हम लोग का लाइट पास हो रहा है और यहाँ का कोई चीज हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। कोर्स एडजस्टमेंट, हम लोग का अगर इसका यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो इसको मूव करा के एडजस्टमेंट करेंगे, बड़ा एडजस्टमेंट करना होता है। अगर छोटा एडजस्टमेंट करना होगा इस पोजीशन को हम लोग फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। इसका आर्म से, इस आर्म को ऊपर नीचे करने में हम लोग करेंगे एडजस्टेंट लेंस, यहाँ पे एडजस्टेंट लेंस है, इस लेंस को हम लोग जैसे हिसाब से जैसे एडजस्ट करना हो करेंगे, है ना। स्टेज, ये स्टेज है जहां पे हम लोग जिसको दिखना है वहां पे इस स्टेज पे हम लोग उसको रख देंगे। सिवल, ये जो है ये उसको यहाँ पे मिरर है, मिरर पे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये सब चीज बेस है इसका, माइक्रोस्कोप स्लाइड है, ये सब चीज वर्ड का याद रखेंगे। कहीं कहीं पूछेगा कि फाइन एडजस्टमेंट फिगर इसमें से कौन है, मिरर कहाँ पे है, ये सब चीजें पूछ सकता है। हालांकि बहुत कम आता है मगर फिर भी याद रखेंगे, कम आना ज्यादा आना से मतलब नहीं, आपको अपने नॉलेज से मतलब है कि आपको ये एटलीस्ट आपके बुक में फिगर है, कुछ हद तक ये फिगर आपको याद है कि नहीं। अब आता है डिफिनेशन ऑफ सेल, सेल का डिफिनेशन देखना है। देखिए द फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा फंडामेंटल ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। उसको क्या कहते हैं, सेल। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, इज कॉल्ड सेल। व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन है कि क्यों सेल को स्ट्रक्चर, चूंकि सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी इसका संरचना है और कार्य का ये यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आंसर है द सेल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ
बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं कि ये अकेला लाइफ का हर एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली लाइफ का हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, लाइफ के हर एक्टिविटी को ये परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन है एन, ये सब एनवी का मतलब होता है जिस पर हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल। जितना भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जितने भी जिंदगी चीजों को हम लोग देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है। सबका फंडामेंटल ब्लॉक जो है सेल है। जिस तरह हम लोग पढ़ते थे एटम, उसी तरह यहाँ पे सेल है, ठीक है। द इनोवेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस, देखिए जब तक हम लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस यानी माइक्रोस्कोप को हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया था, तब तक हम लोग सेल या सेल के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं जाता। यानी माइक्रोस्कोप का डिस्कवर होना ही सेल के स्ट्रक्चर या सेल के खोजे जाने का एक पहला कारण या सबसे इंपॉर्टेंट कारण। जैसे कि अगर लाइट का डिस्कवर नहीं होता तो आपका फैन का कहां से डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं होता तो हम लोग शायद सेल को डिस्कवर नहीं कर पाते। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, उसका ये बढ़ता जा रहा है, मतलब छोटे चीज को बड़ा दिखाने का उसका क्षमता बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग और अंदर की तरफ उसको प्रोब कर पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं सेल के अंदर क्या क्या है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नो ऑफ द सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू नंबर, है ना, ये नो मतलब नहीं नंबर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, नंबर के बेस पे, यानी सेल का एक नंबर एक सेल है कि अलग अनेक सेल है, उसके आधार पर सेल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and a multicellular organism, unicellular organism and multicellular। यूनिसेलुलर, यूनी मतलब होता है यूनी का मतलब होता है सिंगल, अब मल्टी मतलब होता है मेनी। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टी मतलब होता है मेनी। यूनी मतलब सिंगल और मल्टी मतलब मेनी। इट इज नाउ नोन दैट द ए सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ, जब एक सिंगल सेल हर चीज पूरा होल बॉडी बनाए या होल ऑर्गेनिज्म बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। और जब एक से ज्यादा सेल मिलकर होल ऑर्गेनिज्म बनाए या होल फंक्शन को एज्यूम करे, परफॉर्म करे, है ना, मेनी सेल मिलकर एक सिंगल बॉडी बनाए, है ना, एक सिंगल बॉडी बनाए मेनी सेल मिलकर, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। जब सिंगल सेल मिलकर पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनाए तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर, और बहुत से सेल मिलकर एक सिंगल बॉडी बनाए तो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर है ना। वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेलुलर है, हमारा बहुत सा बॉडी पार्ट क्या है, मल्टी सेलुलर। जैसे कि हमारा फंगी, प्लांट, ये सब क्या है, इसमें एक से ज्यादा सेल होता है, इसलिए क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है, वहां पे आप देख लेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप इस चाहे इससे नोट्स भी बना सकते हैं, हालांकि मैंने बड़ा बनाया है, मगर इसी तरह का नोट्स का जरूरत है अगर आपको आगे तरक्की करना है ना। अब वो उस तरह से नहीं होगा कि छोटा छोटा आप नोट्स बनाएं और उसको पढ़ लें, उससे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है और आपके नॉलेज का जो है ना रेंज को भी आपको बढ़ाना होगा, बुक के हर चीज को सीखना होगा। देखिए क्वेश्चन, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ। कह रहा है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली सिंगल सेल से ही बना है। कैसे, तो देखिए सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल। देखिए एक सेल होता है वो डिवाइड कर देता है और अपने तरह का और सेल बनाता है। तो बेसिकली क्या, ये सिंगल सेल ही तो डिवाइड हुआ, इससे बहुत से सेल बन रहे हैं ना। इसीलिए सिंगल जितने भी मल्टी सेलुलर सेल है बेसिकली वो सिंगल सेलुलर सेल से ही आते हैं। तो देखिए लिखा है आंसर, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने तरह का सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो सेल है, एक सेल है, उसी से सब नए सेल बने हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मल्टी सेलुलर सेल जो है बेसिकली एक सिंगल सेलुलर सेल से ही आया है। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, है ना। बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी देखिए अलग अलग तरह का शेप है, देखिए, है ना। एस्टोमक सेल जो है इसका शेप इस तरह है, स्ट्रक्चर बना देगा, पूछेगा कि ये किस तरह का सेल है। तो देखिए स्मूथ मसल सेल, स्टमक सेल का मसल सेल्स जो है इस तरह का है। ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का, ये वाला तो बार बार आता है। नर्व सेल का पूछता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओवन सेल है, बोन सेल है, फैट सेल है, देखिए सब सेल का अलग, स्पर्म सेल है, सब सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर है। जनरली नर्व सेल का स्ट्रक्चर बोलता है कि ड्रॉ
कीजिए, आपको कोई ये स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा ये किसका ये है, किस सेल का स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा कि किस तरह का सेल है, तो आप बोलेंगे फैट सेल है। समझे, ये स्ट्रक्चर को बार बार एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अलग अलग सेलों में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बेसिकली उसके फंक्शन की वजह से होता है। अलग अलग सेल अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर की वजह से ही अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं, यानी सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर मिलना उसके फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, कुछ सेल, ज्यादातर सेल जो होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, मगर सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका शेप जो होता है चेंज होता रहता है। इन सम केस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स। देखिए, बात ज्यादातर केस में जो होता है सेल का शेप और साइज लगभग फिक्स होता है, उनका शेप लगभग फिक्स होता है, मगर अमीबा सेल का शेप जो होता है बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, इसका शेप जो है फिक्स है ना, टिपिकल शेप। नर्व सेल जो है इसका टिपिकल शेप है, इस शेप जो है फिक्स है। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टराइज्ड ऑल लिविंग सेल। देखिए, जितने भी लिविंग सेल है ना, वो उनकी कैपेबिलिटी होता है कुछ बेसिक फंक्शन करने का, और उसी बेसिक फंक्शन के हिसाब से वो उसका स्ट्रक्चर, यही सब उनके फंक्शन को डिसाइड करता है। क्वेश्चन, हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। कह रहा है कि कैसे एक लिविंग सेल जो है बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यह क्या होता है, मेरा हाथ जिस सेल से बना है वो जो पकड़ने का काम करता है, पैर जो है चलने का काम करता है, अलग अलग सेल से ये बने हैं, तो इसमें लेबर डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल की वजह से इनके पास क्या होता है, लेबर डिवीजन होता है। हर सेल का अलग अलग काम बना हुआ है मल्टी सेलुलर सेल में, है ना। सच एज ह्यूमन बीइंग, दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बॉडी का अलग अलग क्योंकि लेबर डिवीजन होता है, इसलिए डिफरेंट पार्ट जो होता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, स्टमक होता है जो डाइजेशन करता है ना। उसी तरह सिमिलरली और सब होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विथ ए सिंगल सेल। सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है। जिस तरह मल्टी सेलुलर में हाथ का जो काम है ना, वो पैर का अलग काम है, नाक का अलग काम है, अलग अलग सेल से बने हुए और अलग अलग काम है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, डिफिनेशन है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ऑर्गेनल्स है ना। सेल जो होते हैं उनके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना, कहीं न्यूक्लियस होता है, कहीं साइटोप्लाज्म होता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। सेल के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग कंपोनेंट को हम लोगों ने, जैसे हमारा है ना बॉडी, उसमें नाक अलग है, मुंह अलग है, तो नाक मुंह अलग अलग नाम से सबको जानते हैं ना। उसी तरह सेल के अंदर में अलग अलग पार्ट हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। Each kind of cell organelle perform a special function। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल है, कोई न्यूक्लियस है, कोई साइटोप्लाज्म है, और हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन है। पहले बात समझिए, बॉडी के अंदर अलग अलग सेल है और सेल का शेप अलग है और काम अलग अलग है, और सेल के अंदर में भी अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्ट का काम अलग है। बॉडी के अंदर में अलग अलग सेल हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर के सेल हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसी तरह सेल के अंदर में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, किलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो क्या होता है, सेल के अंदर नए नए मटेरियल बनते हैं और पुराने मटेरियल जो खराब हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं, उसको सेल अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में पास कर देता है। A cell is able to live and perform all its function because of this organelle। सेल जो होता है अपना जितना भी फंक्शन परफॉर्म कर देता है, उसके अंदर में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके डिफरेंट पार्ट है, उसी की वजह से। जैसे एक इंसान चल क्यों पाता है, क्योंकि उसके पैर है, बोल क्यों पा रहा है, उसके अंदर हाथ, उसके पास मुंह है, उसे अगर मुंह नहीं रहेगा तो नहीं बोल पाएगा। उसी तरह सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है, इसी अलग अलग ऑर्गेनल्स, इसके अलग अलग अंग होने की वजह से सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। यही ऑर्गेनल्स मिलकर आपस में सेल बनाते हैं। देखिए,
जिस तरह से ये ऑर्गेनल सेल बनाते हैं, उसी तरह सेल मिलके हमारा टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके हमारा बॉडी बनाता है। तो क्या वो अलग अलग ऑर्गेनल्स जब मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण करते हैं, सेल बनाते हैं, है ना, बेसिक यूनिट सेल बनाते हैं। ये सेल मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं हमारा बॉडी का अलग अलग ऑर्गन्स, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, नाक, कान, आंख, मुंह, इस तरह बनाता है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फॉर्म्ड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल होते हैं लगभग सब में एक ही तरह के ऑर्गेनल्स है। जैसे जितने भी इंसान हो लगभग सबके में 2 आंखें होती है, 2 हाथ होती है, 2 पैर होते हैं, उसी तरह लगभग जितने भी सेल होते हैं उसमें सब में सब लगभग सेम ही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, मोर और लेस सेम तरह। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और व्हाट ऑर्गन दे आर फाउंड, है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता किस ऑर्गेनिज्म में ये पाए गए हैं, उसका सबका लगभग ऑर्गेनल्स लगभग सेम होता है। क्वेश्चन, हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, है ना, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है? 3 फ्यूचर ऑलमोस्ट एवरी सेल। सेल में जो 3 फ्यूचर होते हैं, पहला क्या है प्लाज्मा, यानी सेल 3 चीजों से लगभग बना होता है। पहला क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। यानी सेल जो होता है जनरली इन 3 चीजों को मिलकर बना, यानी इसका 3 पार्ट है, यानी 3 इसका भाग है, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activity inside the cell and interaction of the cell within the environment are possible due to this feature. यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के होने की वजह से ही सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज होता है और इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी सेल जो होता है, मान लीजिए सेल है, इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना, इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसी को हम लोग कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक और लेयर आएगा, है ना, तो इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना। दिस आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल, है ना, ये क्या करता है सेपरेट करता है ना, कंटेंट्स ऑफ द सेल इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए, ये सेल के अंदर वाले पार्ट को ये बाहर वाले इन्वायरमेंट से अलग करता है, अंदर वाले पार्ट को बाहर वाले पार्ट से इन्वायरमेंट से अलग करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम हम लोगों ने रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है यानी पास होने देता है और परमिट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वायरमेंट से किसी चीज़ को इसके अंदर आने देता है या इसके अंदर से किसी चीज़ को बाहर जाने देता है, एक लिमिट तक आने और जाने का परमिशन देता है, परमिशन है, यानी किसी भी चीज़ को अंदर आने जाने का लेता है। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ये क्या करता है मटेरियल के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है, कुछ मटेरियल को अंदर नहीं आने देता है, कुछ मटेरियल को बाहर जाने देता है, कुछ मटेरियल को बाहर नहीं जाने देता है, इसीलिए यानी सेलेक्ट करता है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पूछेगा कि व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तब याद रखिए कि इसकी कुछ मटेरियल को बॉडी के अंदर आने देता है, कुछ को सेल के अंदर आने देता है, कुछ को सेल के अंदर नहीं आने देता है, कुछ को सेल के अंदर बाहर सेल से बाहर जाने देता है, कुछ को सेल से बाहर नहीं जाने देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। हाउ डज द मोमेंट ऑफ सबस्टांस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, करा किसी सबस्टांस का मोमेंट सेल में किस तरह से होता है, और हाउ डज सबस्टांस मूव आउट ऑफ द सेल, यह सबस्टांस जो होता है वो सेल के बाहर किस तरह से जाता है। तो देखिए, सबस्टांस को कि बॉड सेल से जो कोई चीज होता है जिसको बाहर जाना है तो उसके 2 मेथड है, या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन 2 मेथड के द्वारा ही सेल से कोई सबस्टांस बाहर अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा। अब करा एक्सप्लेन डिफ्यूजन प्रोसेस इन सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस को सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके, कह रहा है सम सबस्टांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस डिफ्यूजन। देखिए, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, का बाहर आना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये जो होता है जिस प्रोसेस से होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन गैस का अंदर बाहर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, यह डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही तो सेलेक्टिव है ना, इसी के थ्रू ये होता है, ठीक है।
वी saw that there is a spontaneous movement of substance from, यानी बहुत तेजी से कुछ मूवमेंट होता है substance from region of high concentration, जहां पे ज्यादा हो, हाई कंसंट्रेशन मतलब होता है जहां पे ज्यादा हो, हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर द इट्स कंसंट्रेशन इज लो। ये क्या होता है, अगर यहां पे मान लीजिए ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, है ना। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और इन्वायरमेंट कम है, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ जाएगा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई चीज़ जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी जहाँ ज़्यादा है उससे कम की तरफ जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा सेल के अंदर वेस्ट पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गया है और इन्वायरमेंट में कम है, इसलिए अंदर से, सेल के अंदर से वो बाहर की तरफ आता है। और ऑक्सीजन जो होता है इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और सेल में कम है, इसलिए ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से सेल की तरफ जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। आप इसको एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको रोक के आप यहाँ पे देख लेंगे, यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर आप मैं ये करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर का ऑस्मोसिस कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये आपको दिखाना। वाटर ऑल्सो ओवर द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिस तरह लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वाटर भी इसी लॉ को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस किसका होता है, बेसिकली ये डिफ्यूजन प्रोसेस को ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इफेक्टेड बाय अमाउंट सबस्टांस डिजोल्व इन वाटर। ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर उधर जाना, ये वाटर में किस तरह के सबस्टांस डिजोल्व है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। दस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। देखिए वाटर कहां से जाता है, हाई कंसंट्रेशन, यानी जहां पे ज्यादा वाटर है वहां से कहां जाता है, ये कहां जाता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम रिच। जब तक ये क्या होता है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है तो इससे लो कंसंट्रेशन तक तब तक जाता रहता है जबकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू हुई सेलेक्टिव परमेबल ये कोई मटेरियल आर पार होता है ना, ऑस्मोसिस या ओके। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट। कह रहा क्या होगा जब कोई एनिमल सेल को ले लिया जाए या प्लांट सेल को ले लिया जाए, उसको शुगर और साल्ट के सॉल्यूशन पर पुट कर दिया जाए, यानी शुगर या साल्ट के किसी सॉल्यूशन में से एक में पुट कर दिया इनटू वाटर। तो कह रहा वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग हैपन, इसमें से तीन चीजें हो सकती हैं अगर किसी एनिमल या प्लांट सेल को आप एक वाटर का ऐसा सॉल्यूशन लीजिए जिसमें या तो शुगर मिला है या तो उसमें सॉल्ट मिला है, उसमें इसमें डाले, तीन चीजें हो सकती हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज ए हाइयर वाटर concentration then the cell meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water। अगर सेल का बाहर में ज्यादा कंसंट्रेशन अंदर में कम है तो सेल क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर अपने अंदर में ले लेगा, है ना। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह का सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, है ना, सेल से बाहर और सेल से अंदर। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। अगर सेल में कंसंट्रेशन कम है और इधर जो वाटर है जो उसमें ज़्यादा है, जो उस सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली दोनों तरफ होगा मगर ज़्यादा अंदर की तरफ होगा, ज़्यादा अंदर की तरफ होगा। और इससे क्या हो जाएगा, सेल जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, स्वीप अप हो जाएगा, स्वीप अप हो जाएगा। इफ मीडियम है एक्सट्रीमली द स्मॉल वाटर कंसंट्रेशन, अगर मीडियम के पास वाटर कंसंट्रेशन कम है एज सेल, और सेल के रिस्पेक्ट में मीडियम के साथ वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हो जाएगा कि सेल से वाटर कंसंट्रेशन की तरफ और वाटर से सेल कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, मगर ज़्यादा जो होगा सेल से वाटर की तरफ फ्लो हो जाएगा, जिसके वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसके वजह से सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
साइज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका साइज जो हो जाएगा बोथ बट द अमाउंट इज गोइंग टू सेम एज द अमाउंट, ठीक है। तो क्या, एक मिनट थोड़ा सा, देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल, सच सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों में एकदम सेम हो जाए, ना इधर से इधर जाए, तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि मोमेंट ना इधर हो रहा है ना उधर, जितना इधर हो रहा है उतना ही उधर हो रहा है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल के साइज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जब हाइपरसोनिक रहेगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आइसोटोनिक रहेगा तो सेल के साइज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरा ऐसा कंसंट्रेशन है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेल का, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार सेल का साइज बढ़ेगा, एक बार सेल का साइज श्रिंक होगा, एक बार सेल का साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। इसको आप देखें, मैं एक्चुअली में फटाफट खत्म करने के चक्कर में हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। आप एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। देखिए, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल। ऑस्मोसिस जो है एक डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है, डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है, ओके। ऑस्मोसिस विथ एन एग, कह रहा है कि एग के साथ जो ऑस्मोसिस होता है वो देखा है। रिमूव द सेल ऑफ एग, ये मान लीजिए एग है, उसके बाहर वाला सेल को आप क्या कर दीजिए, थोड़ा रिमूव कर दीजिए, उसके बाहर वाला सेल को क्या कर दिए, थोड़ा ये रिमूव कर दिए, बाहर वाला सेल को क्या कर दिए, थोड़ा रिमूव कर दिए, है ना। बाई डिजॉल्विंग इट इन डायलूट हाइड्रोलिक सॉलिड, और इसको क्या कहते हैं, डिजॉल्व भी कर दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसको डिजॉल्व करके इसके सेल को रिमूव कर देता है। सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, सेल का ये जो होता है, एक का जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ए थिन आउटर स्किन नाउ इंक्लोज द सेल, अब क्या हो जाता है, वो ये वाला तो खत्म हो गया, इसका ये जो हो गया, ये तो सेल तो इसका खत्म हो, अब सिर्फ उसका ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सिर्फ रेड वाला ये जो पार्ट है, सिर्फ सेल वाला पार्ट उसका बच जाएगा, सेल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसका सिर्फ बच जाएगा। अब क्या करना है, पुट द सेल इन पोर वाटर, पोर वाटर में सेल को पुट कर देना, एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद देखना है द सेल स्विप, सेल क्या होता है, बड़ा, बिकॉज वाटर पास इट इनटू द बाय ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ वाटर जाता है, सेल क्या होता है, बड़ा जाता है। प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड, है ना, एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, इसी तरह इस तरह का जो उसका सेल, जो ऐसा एग लीजिए जिसका वही सेल ना हो और साल्ट सॉल्यूशन में रखिए और ऑब्जर्व कीजिए 5 मिनट तक। द सेल श्रिंक, अगर वाटर में रखते हैं तो सेल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, है ना, तो सेल क्या हो जाता है, वो क्या श्रिंक कर जाता है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोगों ने क्या किया, पोर वाटर में रखा है ना, प्योर वाटर में हमने रखा है, तो क्या हो रहा है, वो सेल जो होता है वो बड़ा हो जा रहा है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें रखा है तो सेल क्या हो जाए, श्रिंक कर जा रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाए, जब अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। पुट ड्राई रेजिन ऑन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम द सम टाइम, then place them into the concentrated solution of sugar or salt, you will observe the following। अगर इसको करेंगे तो और फॉलोइंग हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब देखिए एक चीज़ है ना, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड द लिपिड और प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, 2 चीज़ों से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड एंड प्रोटीन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख सकते हैं, और लिपिड और इससे बना होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इन्वॉल्व द सेल टू इनगॉल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है इसीलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपना फूड वूड ले सकता है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। जब बाहर वाले चीज़ों से अपना फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से खाना वाना ले लेता है तो इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, इंडोसाइटोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अमीबा एक्वायर फूड फ्रॉम सच प्रोसेस, और अमीबा जो होता है इंडोसाइटोसिस के थ्रू ही अपना खाना लेता है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर को मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया ताकि, है ना, कुछ क्योंकि एग्जाम है 2-3 दिन के बाद, इसीलिए मैंने इसको बहुत जल्दी पढ़ा दिया है ना। आपको जितना समझ में आया है ना, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा कोशिश तो नहीं किया, मगर जो भी समझ में आया उस हिसाब से आप इसको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।